नमस्कार, मैं शिवांगी। दृष्टि आरएएस में आपका स्वागत है। आज दृष्टि आरएएस आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी जिला विशेष की सीरीज लेके आया है, जो आरएएस प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रख के आपके लिए बनाई गई है। ये सीरीज आपके लिए होने वाली है वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें हम राजस्थान के हर जिले को कवर करेंगे। शुरुआत आज हम जयपुर से कर रहे हैं। इस वीडियो या इस क्लास को देखने के बाद आपको हर तथ्य और हर फैक्ट जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है क्लियर हो जाएगा, और किस तरीके के सवाल बन सकते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। इस सीरीज को लाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि आपको कहीं बार बार अलग अलग तरह की क्लासेस या मटेरियल को गो थ्रू ना करना पड़े, और हम आपको एक ही जगह वो सब चीज प्रोवाइड कराएं जो कि राजस्थान यानी आरएएस प्रीलिम्स के स्टेट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज हम जयपुर पढ़ रहे हैं, और जयपुर शुरू करने से पहले एक बहुत फेमस कोट है बाय अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। तो सर सीवी रमन ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था इसको आइलैंड ऑफ ग्लोरी। किसको कहा था? जयपुर को कहा था। उन्होंने इसको वैभव का द्वीप कहा था। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि राजस्थान एक अपने वैभव, अपनी कल्चर और अपने हेरिटेज के लिए सिर्फ देश में प्रसिद्ध नहीं है बल्कि विश्व प्रसिद्ध है, और उसमें जयपुर का नाम तो बहुत पहले आता है। तो आज हम जयपुर को शुरू कर रहे हैं, और इसको आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहते हैं यानी वैभव का द्वीप कहते हैं। और वो भी किसने कहा? सर सीवी रमन ने कहा। पिंक सिटी के नाम से तो इसको सब जानते हैं। पिंक सिटी बहुत फेमस, वन ऑफ द वेरी फेमस वन लाइनर है जयपुर के लिए, बट इसको हम आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी जिला विशेष में हम आपको क्या क्या कवर कराएंगे। तो इस जिला विशेष में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे इतिहास, हम कवर करेंगे भूगोल, सेंसस, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, पर्यटन, संस्कृति, कल्चर। लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। और जैसे कि जयपुर जो रूरल है, जो जयपुर ग्रामीण है, वो जयपुर शहर से अलग हो गया है, तो उसके बारे में भी हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे, किस तरीके से अलग हुआ, कौन सी कमीशन से अलग हुआ। लास्ट में आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लाए गए हैं, आप उनको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस क्लास के दौरान भी मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी। आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन दी कमेंट बॉक्स। आप उन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं साथ साथ, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप नोट्स बनाएं, बिल्कुल फ्लो में नोट्स बनाएं, ताकि आप उनको एक बार जब रिवाइज करने बैठें दोबारा तो आपको एकदम कंठस्थ तरीके से वो याद हो जाए। चलिए, शुरू करने से पहले हम जब जयपुर के इतिहास की बात करते हैं, उसको शुरू करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जयपुर का अपना क्या इतिहास रहा है। जो जयपुर है उसमें किस वंश ने राज किया, कौन यहाँ पे आया, क्या किसने बनाया, वो एक अलग चीज है, वो भी हम आगे स्लाइड्स में कवर करेंगे। लेकिन जयपुर का अपना एक इंडिपेंडेंट इतिहास, अपनी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री क्या है। तो जयपुर को हम ओल्ड नेम जो कहते हैं ना, पुराना नाम विराटनगर, जो कि मौर्य काल और बौद्ध काल में काफी फेमस था। आपको महाजनपद में ये नाम पक्का सुनने को मिला होगा। जिनको नहीं पता है तो पहला सवाल शुरू करने से पहले ही आ जाता है कि विराटनगर महाजनपद में कब और क्यों लिया जाता है, क्या रेलेवेंस है विराटनगर का, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एमसीक्यूज के जवाब तो आपको देने ही है। बीच बीच में जब मैं आपसे इस तरीके सवाल करती हूँ, उनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको क्रिटिकल सोचने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। आप सोच पाएंगे कि अच्छा ये शब्द आ गया, इससे क्या सवाल बन सकता है, मैं कैसे सोचूं कि इस सवाल का मैं जवाब दे पाऊं, या इस पैराग्राफ से मैं कौन सा सवाल है जो नया बन सकता है, जो अब तक पूछा नहीं गया। विराटनगर के नाम से जानते हैं, इसके साथ साथ ये जिसको हम ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, मौर्य काल से इसका संबंध है। लेकिन ढूंढाड़ प्रदेश में सिर्फ जयपुर नहीं आता था, इसमें और भी दो चीजें थी जो शामिल थी, जिनसे मिलकर बनता था ढूंढाड़ प्रदेश। और ढूंढाड़ क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पे एक नदी है, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। तो जयपुर के साथ साथ दौसा, और दौसा के साथ साथ सवाई माधोपुर, इन तीनों को मिला के बनता था ढूंढाड़ प्रदेश। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जयपुर ऑलमोस्ट आ चुका है, इसका पुराना नाम क्या था, किन किन जगहों को मिला के पहले ढूंढाड़ प्रदेश कहते थे, जो कि जयपुर का ही बहुत हिस्सा था। जयपुर में कौन सी डायनेस्टीज रूल करती थी? जयपुर में करते थे
कछवाहा। कछवाहा जो थे वो जयपुर में एक बहुत फेमस वंश था जो यहाँ पे रूल करते थे। ये कैसे अपनी एग्जिस्टेंस में आए, किस तरीके से इनका नाम पड़ा, वो था ये अपने आप को कुश के वंशज मानते हैं। कुश के वंशज, राम की जो पीढ़ी थी लव कुश जो थे उनमें से कुश के वंशज ये अपने आप को मानते हैं, इस वजह से इनका नाम पहले कुशवाहा था और फिर इनका नाम पड़ा कछवाहा। कछवाहा इनका नाम पड़ चुका है, कुश के वंशज ये अपने आप को मानते थे। अब इनके पहले रूलर कौन थे, कौन था जो पहले जिसने जो फाउंडिंग कहते हैं ना फाउंडिंग मेंबर थे, फाउंडिंग किंग था इस डायनेस्टी का, तो वो कौन थे उनके बारे में बात करेंगे। दूल्हे राय। ठीक है, दूल्हे राय जो थे वो यहाँ के इस डायनेस्टी को बनाने वाले पहले राजा थे दूल्हे राय। इन्होंने कब, इन्होंने 1137 में पहली बार दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। आप भी लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं साथ में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। इसके बाद में इन्होंने रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण भी किया, वो था जमुए वाय माता, जो कि इनकी कौन थी, कुल देवी थी। देखिए दौसा राजधानी बन चुका है, उसके बाद में रामगढ़ राजधानी बना है। देखिए क्वेश्चन हमेशा ऐसे आ सकता है कि दौसा के बाद में आमेर राजधानी बना, लेकिन आमेर राजधानी तीसरी बार में बना। पहले था दौसा, फिर थी रामगढ़ और फिर बना आमेर। ठीक है, इसके बाद में कौन आते हैं, इसके बाद में आते हैं कोकिल देव जो इन्हीं के पुत्र हैं, और इन्होंने ऑलमोस्ट 1207 के आसपास किसको, आमेर को अपनी राजधानी बनाया। आमेर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। आमेर को राजधानी बनाने के बाद इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लॉन्च किया था। हम लिख देते हैं यहाँ पे, कंटिन्यू हो रहा है तो। कोकिल देव ने 12 कोटड़ी जो व्यवस्था है उसका निर्माण किया था। वो कैसे आया था कि इन्होंने अपने जो 12 पुत्र हैं उनके बीच में विभाजन किया था, लैंड जो भी इनका था, उससे 12 कोटड़ी व्यवस्था फॉर्म में आई। 12 कोटड़ी व्यवस्था जो इससे क्वेश्चन बन जाता है, जो जयपुर में काफी फेमस है। इसके बाद में कोकिल देव ने किसको अपनी राजधानी बनाया था, आमेर, वो हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। इसके बाद में इनके पुत्र थे कोकिल देव के, उनका नाम था इनका था पृथ्वीराज कछवाहा। ठीक है, पृथ्वीराज कछवाहा इनका नाम था। और इनके एक पुत्र थे, उनका नाम था सांगा, और उन्हीं के नाम पे सांगानेर, उन्हीं के नाम पे सांगानेर जैसी जगह का निर्माण हुआ है। सांगानेर बनाई राणा सांगा से नहीं, बल्कि ये कछवाहा डायनेस्टी के ही सांगा थे, जिनकी वजह से इसका नाम सांगा पड़ा है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने देख ली हिस्ट्री, मेन मेन लोग कौन थे, ठीक है, कहाँ से आए। अब हम थोड़ा सा सिविलाइजेशन, यानी कि जो जयपुर में जो हमको चैल्कोलिथिक साइट्स और स्टोन एज ये सब देखने को मिलती हैं, तो हम सिविलाइजेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन बनता है। देखिए साबी नदी है जयपुर में, कौन सी नदी है, साबी रिवर।
सावी रिवर है, बहुत फेमस। और सावी रिवर के ही बैंक पे यानी कि किनारे पे एक बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन पनपती है, रहती है। कई बार क्वेश्चन से पूछी जा चुकी है, उसका नाम क्या है? जोधपुरा सिविलाइजेशन। सावी नदी के बैंक्स पे है ये, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। जोधपुरा में क्या क्या फेमस है? देखो, जोधपुरा में ओसीपी आपको देखने मिलता है, ऑकरे पेंटेड, जो हमको वेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एक चैल्कोलिथिक साइड है, और यहां से हमको स्टोन एज के भी वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में बैराट। देखिए, ये सब ना आपको हिंदी में भी आगे स्लाइड्स में हिंदी में भी है। मैं इंग्लिश में सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि कोई अगर बच्चा है जिसको उतनी हिंदी नहीं आती है, बाकी ये तो नाम है ना, ये सिर्फ नाम है। कोई बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि सिर्फ अंग्रेजी में लिखी जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये सिर्फ नाम है, जैसे बैराट है वो नाम ही है, उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन का पार्ट है। इसके बाद में सांभर झील जो है, ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। किसकी है? जयपुर की। अब ऑलमोस्ट हमने सब कवर कर लिया है, इतना बेसिक इतना ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि अब हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, वो बेसिक इसमें एक रिकैप टाइप से दिया हुआ है। हमने देखा कि कछवाहा डायनेस्टी वो एक राजपूत वंश है, और वो अपने आप को सूर्यवंशी यानी कि सूर्य के वंश यानी कुश के वंश भी मानते हैं। और आमेर को राजधानी बनाने के लिए कौन थे? आमेर को किसने अपनी राजधानी बनाया था? कोकिल देव ने। हमने अभी पढ़ा था ना, कोकिल देव ने उनको राजधानी बनाया था, ठीक है। और पहले आमेर राजधानी ना, फिर राजधानी क्या बना? जयपुर। क्या था फ्लो? पहले दौसा से रामगढ़, रामगढ़ से आमेर, और आमेर से जयपुर, ठीक है। दूल्हे राय दौसा में राज्य की स्थापना करने वाले थे, ये इंपॉर्टेंट है। कब की थी? डेट मैं आपको बता चुकी हूँ। कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जयपुर का एक फेज आता है कि अब जयपुर एग्जिस्टेंस में आ चुका है। आमेर राजधानी बन गई, आमेर के बाद में जयपुर राजधानी बनी। तो जयपुर के आगे क्या क्या फेज है? तो हमको देखने को मिलता है कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की। अब मैं आपसे डेट पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी डेट थी जब जयपुर की स्थापना हुई थी। तो ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी लास्ट में, और ये पहला क्वेश्चन है आपसे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ईयर मुझे बताइए, किस ईयर में जयपुर की स्थापना की थी? किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। इसके बाद में सवाई प्रताप सिंह हवा महल का निर्माण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो फैक्ट्स हैं, मतलब तथ्य हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। सवाई राम सिंह द्वितीय पिंक सिटी के नाम से इसको फेमस करते हैं। सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान के प्रथम राजप्रमुख बनते हैं। इस पे तो पीवाईक्यू आ चुका है, दिस इज इंपॉर्टेंट। 2025 में ही इस पे पीवाईक्यू आया था कि राजस्थान का प्रथम राजप्रमुख कौन था, राजप्रमुख क्या थे। पोस्ट जो इंडिपेंडेंस की बात हम करते हैं उस पर भी कई सवाल बनते हैं, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का ही क्वेश्चन है कि हमारी आजादी के बाद में पहला राजस्थान का राजप्रमुख कौन था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र में सिद्धांतों पर ही जयपुर का निर्माण कराया था, यानी कि ही वॉज अ वेरी फेमस एंड वेल नोन एस्ट्रोलॉजर। कछवाहा डायनेस्टी से ही इनका ताल्लुक है, और इतने फेमस थे, इन्होंने जो पूरी सिटी थी वो प्लान्ड, मतलब सोच समझ के प्लान स्ट्रक्चर तरीके से उसका निर्माण कराया था। किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। नगर निर्माण कार्य 1726 में शुरू हुआ था, और यह आधुनिक भारत के पहले सुनियोजित शहरों यानी कि प्री प्लान सिटी जो होती है कि इस तरीके से यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, यहाँ पे सिटी पैलेस होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, उस तरीके से उस पूरे जयपुर का निर्माण कराया गया था, वो भी साइंस यानी कि एस्ट्रोलॉजी को माइंड में रखते हुए। सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब आए थे, एडवर्ड जब आए थे, उसके लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। सेकंड क्वेश्चन गाइस, पहला क्वेश्चन आपको बताना है ईयर। अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि पिंक कलर का ही इस्तेमाल क्यों हुआ था? वाई ओनली पिंक? वाई नॉट ब्लू? वाई नॉट व्हाइट? वाई नॉट येलो? मतलब सिर्फ गुलाबी रंग का ही इस्तेमाल क्यों हुआ था? अब आप मुझे बताइए कि वाई पिंक। अभी आप अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में, अभी बताइए कि पिंक कलर का इस्तेमाल ही क्यों हुआ था, क्या सिग्निफिकेंस था गुलाबी रंग का।
इसके बाद में आजादी के बाद 1949 में जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। यानी आजादी के बाद में जयपुर की ग्लोरी और उसके कल्चर को ध्यान में रखते हुए जयपुर को राजस्थान की राजधानी कब बनाया गया? 1949 में। अब हम बात करते हैं यहाँ के भूगोल और यहाँ की ज्योग्राफी की, यहाँ की हवा पानी और यहाँ का जलवायु कैसा है उसके बारे में हम देखेंगे। पहली बात करते हैं हम लोकेशन की। तो राजस्थान जो है वो उत्तर पूर्वी भाग जो है राजस्थान का, जयपुर जो है उत्तर पूर्वी भाग जो है राजस्थान का, वहां हमको देखने को मिलता है। ये ऑलमोस्ट ही एक तरीके से मैदानी इलाका है, ठीक है। इसका जो जलवायु है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है उत्तर प्रदेश के जो वेस्ट के हैं, मध्य प्रदेश में जो नॉर्थ के पार्ट हैं उनसे ऑलमोस्ट सिमिलर है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपकी जलवायु में यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका क्लाइमेट भी क्या रहता है? ह्यूमिड है इसका क्लाइमेट, ठीक है। और इसकी जो जलवायु है वो हमको उत्तर पूर्वी यानी मैदानी इलाकों जैसी देखने को मिलती है। इसके बाद में ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कि ये इस कोऑर्डिनेट्स पे ये जयपुर स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 431 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 484 किलोमीटर के आसपास है। अब हम बात करते हैं फिजियोग्राफी की, यानी कि किस तरह की फिजियोग्राफी यानी किस तरह का वहाँ का लैंडस्केप है जयपुर का। पूर्व एवं दक्षिण यानी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के मैदान हैं, अलुवियल प्लेन्स हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी खेती होगी? यहाँ पे बाजरा की खेती होती है ना, गेहूं है, यही सब जो नॉर्मल अलुवियल प्लेन्स में क्रॉप्स मिलती हैं उन सब की खेती यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। इसके बाद में उत्तर एवं पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां हैं और एक अच्छे मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि बहुत लॉन्ग ग्रासलैंड्स हमको मरुस्थली देखने को, मतलब वो डेजर्ट टाइप का एरिया देखने को मिलता है अरावली के आसपास, और अरावली की पहाड़ियां यहाँ पे हैं। अब आप मुझे तीसरा क्वेश्चन ये बताइए कि अरावली जयपुर में कहां से कहां तक कवर करती है, यानी कि जयपुर में कहां से एंटर होती है अरावली और कहां तक है? यह आपका सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आपको बताना है कि पिंक कलर का इस्तेमाल ही क्यों किया गया था जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अरावली का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है। नाहरगढ़ एवं झलाना की जो पहाड़ियां हैं वो किसके अंदर आती हैं? अरावली के अंदर ही आती हैं। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाहरगढ़ और झलाना की जो पहाड़ियां हैं वो किसके अंदर आती हैं? वो आती हैं अरावली के अंदर, ठीक है। अब हम कवर करेंगे आगे। ऑलमोस्ट भूगोल का हम जो मेन फैक्ट्स हैं वो देख चुके हैं। इसके बाद में क्लाइमेट यहाँ पे अर्धशुष्क यानी हॉट सेमी रीडन BSH जो कोपन क्लाइमेट का जो पैरामीटर है उसके हिसाब से BSH में आता है, यानी कि हॉट सेमी रीडन, इसको हम ह्यूमिड भी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ का। ऑलमोस्ट हर साल लगभग 600 मीटर की यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ की जो वर्षा मुख्यतः वही जुलाई यानी जो मॉनसून का जो सीजन होता है, यानी कि इससे आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट बहुत डिफरेंट नहीं है। किससे डिफरेंट नहीं है? जो हमारी वो है नॉर्मल सिटीज है उससे बहुत डिफरेंट नहीं है। अधिकतम तापमान वही 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है और 2.2 डिग्री सेल्सियस इसका न्यूनतम तापमान नेगेटिव में जा चुका है। तो इतना ही दिल्ली और ये जो यहाँ के आसपास की जो जलवायु रहती है, क्लाइमेट रहता है, तो ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, उतना ही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे हम नदियों में जल संसाधन, रिवर एंड वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो इरिगेशन की बात करते हैं। इरिगेशन में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। किस पे? इरिगेशन यानी सिंचाई पे। तो जैसे कि जो आपका वो है डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा, तो उसमें इरिगेशन का मेन सोर्स क्या है ना। तो अब जयपुर में आप बताइए कि जयपुर में इरिगेशन का मेन सोर्स क्या रहता है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन जयपुर? सोचिए। देखिए क्योंकि राजस्थान है तो एक सोर्स होगा, तालाब से होता है ना, नलों से होता है, किससे होता है? नदी से होता है। किससे होती है सिंचाई? जयपुर की। उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में सोचिए, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आप चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचें, आप ढूंढें, चाहे आपको इसके लिए गूगल करना पड़े आप करें, क्योंकि आप उस चीज को देखेंगे करेंगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगी। और ये PYQ में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि उसकी सिंचाई, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक अगर एग्जांपल बताऊं तो तालाबों से कहाँ होती है? भीलवाड़ा में होती है। तालाबों से कहाँ होती है?
भीलवाड़ा में क्या होती है? इरिगेशन। जयपुर में बहुत डिफरेंट नहीं है, जयपुर में भी किससे होती है? नलकूपों से होती है। नलकूप क्या होते हैं? कौन बताएगा? नलकूप क्या होता है? ठीक है, आप ये तो बताओ। हिंदी वालों को तो पता ही होगा। ठीक है, अब देखूंगी मैं कितने स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया। नलकूपों से इसकी जयपुर में सिंचाई का मेन मीडियम है। अब हम बात करेंगे, हमने क्या क्या देख लिया? अरावली की पहाड़ियां देख ली, नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में देख लिया, नलकूपों से सिंचाई होती है। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि एक तरीके से मेन सिटी है, मेन सिटीज जो होती हैं हीट को ट्रैप कर लेती हैं, रुक जाती है वहां पे बहुत टाइम तक गर्मी, इसलिए वहां पे हमको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे हम रिवर वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो यहीं पे हम इरिगेशन की बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया। भीलवाड़ा के ऊपर तो काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है। जयपुर पे इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए इसलिए हमने यहाँ पे जयपुर पे क्वेश्चन लिखा है। अब हम बात करते हैं मेन रिवर्स की। कौन सी है मेन रिवर्स? व्हाट आर द मेन रिवर्स इन जयपुर? तो पहली बात हम करते हैं द्रव्यवती रिवर की। मुख्य जल निकासी नदी, ये जयपुर की वन ऑफ द मेन रिवर्स है। अब कोई मुझे बताएगा इसकी ट्रिब्यूटरी? कौन बताएगा प्लीज? अगर आपको पता है मुझे द्रव्यवती नदी की एक ट्रिब्यूटरी, इसका एक पुराना नाम भी है जिसको हाँ अमानी शाह नाला भी कहते हैं। ये किसका? द्रव्यवती नदी का पुराना नाम है। पुरंद्वार परियोजना, यानी कि इस पे एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था 2015 से 2021 के बीच में, जो कि ऑलमोस्ट अब बंद हो चुका है, अब उस पर तक काम नहीं हो रहा है। सांबर नदी की बात करते हैं। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, यानी सॉल्ट प्रोडक्शन सांबर नदी में बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? डू यू नो द परसेंटेज? ऑलमोस्ट 8.7% जो पूरे देश की रिक्वायरमेंट है सॉल्ट की, वो ऑलमोस्ट 9% कौन पूरा कर रहा है? सांबर नदी इस सॉल्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ बहुत सारी नदियां हैं जो सांभर नदी में हमको मिलती हैं। सांभर नदी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? एक है रूपनगढ़, रूपनगढ़ हो गई। और सांभर नदी में और कौन सी नदियां गिरती हैं जो बहुत फेमस हैं? हो गई खंडेला, और खंडेला हो गई। ये कुछ बहुत फेमस नदियां हैं, इन पे क्वेश्चन होता है क्योंकि सांभर नदी अपने आप में आपको पता है, इट्स अ इम्पोर्टेंट साइट, तो इस पे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं। इसलिए इस पे आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी नदी करती हैं, कितना सॉल्ट प्रोडक्शन होना चाहिए, ऑलमोस्ट आपको हर चीज की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे रूपनगढ़ हो गई, खंडेला हो गई, मैथा हो गई। ठीक है, बस 3-4 नाम याद रखोगे तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। ये सारी नदियां हैं जो सांबर नदी में गिरती हैं। 8.7 लगभग सॉल्ट का रिक्वायरमेंट आपका सांबर नदी पूरा करती है देश का। इसके बाद में कुछ और नदियां हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। और भी नदियां हैं जो हमको जयपुर में देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? पहली बात हमने बात की किसकी? द्रव्यवती रिवर की। इसकी ट्रिब्यूटरी मैंने आपसे पूछी है, इसकी ट्रिब्यूटरी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद में और भी नदी होती है जैसे गुमती। ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? गुमती किसकी ट्रिब्यूटरी है पता है आपको? यहाँ पे हमको सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद में एक आती है ना, बाणगंगा, उसकी ही ट्रिब्यूटरी है गुमती। इसके अलावा इसकी 2 और फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां आती हैं। गुमती हो गई, सानवान है, सानवान हो गई। ठीक है, ये फेमस ट्रिब्यूटरी है किसकी? बाणगंगा की। तो आप मुझे बाणगंगा का ओरिजिन बता सकते हैं? बाणगंगा का ओरिजिन, ये आपका होगा तीसरा सवाल कि बाणगंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है, बाणगंगा कहाँ से ओरिजिनली ओरिजिनेट होती है।
बाणगंगा की बात कर ली हमने, द्रव्यवती रिवर की बात कर ली, यहाँ पे उनकी 2 ट्रिब्यूटरीज की बात कर ली। ये मेनली आपको बाणगंगा रूरल एरियाज में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अब तो सारा ही ऑलमोस्ट रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, क्योंकि जयपुर का जो मेजर हिस्सा है वो रूरल एरियाज में ही जा चुका है, रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। इसके अलावा बाणगंगा हो गई, द्रव्यवती हो गई, इसके अलावा हमको देखने को मिलती है यहाँ पे ढूंढ नदी होगी, जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया था, सर में हमने पढ़ा था ना, ढूंढाड़, ढूंढ हो गई है ना। साबी नदी हो गई, जिसके किनारे पे कौन है, जिसके किनारे पे कौन सी सिविलाइजेशन है, जोधपुरा सिविलाइजेशन। ठीक है, ये कुछ मेन रिवर्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ इसमें हमको ऐड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यही मेन रिवर्स थी। फिर हम बार सांबर नदी की बात कर रहे थे। सांबर नदी में ऑलमोस्ट 8.7% ये आता है, और इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया था, वासुदेव चौहान ने इसका कंस्ट्रक्शन किया था। किसका किया था, सांभर नदी का। सांभर नदी क्योंकि एक बहुत फेमस वेटलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं। कौन कौन से पक्षी आते हैं, यहाँ पे हमको फ्लेमिंगोज देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सब नाम है, तो ये इंग्लिश में है, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आपका मेजर सारा का सारा कंटेंट आप देख सकते हैं किसमें, हिंदी में आपका सारा कंटेंट। ठीक है, सांबर झील, सांबर झील भारत की वही 8.7 यानी कि ऑलमोस्ट 9% सॉल्ट प्रोडक्शन करती है। इसका कंस्ट्रक्शन वासुदेव चौहान ने किया था, वासुदेव चौहान ने इसका कंस्ट्रक्शन किया था। ये बात हमको कैसे कंफर्म होती है, ये हमको कंफर्म होती है किससे, बिजौलिया इंस्क्रिप्शन से। बिजौलिया इंस्क्रिप्शन से हमको ये चीज कंफर्म होती है। ये सांबर नदी क्योंकि बहुत फेमस है ना, इसलिए इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखना हमको लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इतना ही है। मेजर एग्रीकल्चर की बात करें तो खरीफ फसलों में बाजरा यहाँ पे काफी फेमस है, जिसको हम पर्ल मिलेट भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मस्टर्ड काफी मात्रा में पाया जाता है। रबी फसलों में गेहूं है, सरसों है, चना है, वही सेम फसलें हैं जो हमको और जगह भी देखने को मिलती हैं। ग्वार सब्जियों की खेती भी यहाँ पे होती है। सांबर क्षेत्र राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण यानी नमक उत्पादन क्षेत्रों में से आता है। अब आप बताइए, सांभर नदी पे गवर्नमेंट की कौन सी इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, ये आपका चौथा सवाल। अब हम बात करेंगे आगे, नदियां हमने देख ली कौन कौन सी हैं। अब हम बात करते हैं संगमरमर की, यानी ये वो मिनरल्स हैं जो कि राजस्थान में फेमसली मिलते हैं। स्पेशली हम बात करते हैं ब्लैक मार्बल की, जो काफी फेमस है और जयपुर में मिलता है। ग्रेनाइट, इसके प्रमुख क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, जमवारा, रामगढ़ और विराटनगर शाहपुरा। विराटनगर शाहपुरा कोटपुतली, ये तो मतलब मिनरल प्रोडक्शन में इतने फेमस एरियाज हैं, आपको ऑलमोस्ट हर तीसरी चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फेल्सपर में प्रमुख क्षेत्र में फिर कोटपुतली आता है। क्ले चाइना प्रमुख क्षेत्र में आता है कोटपुतली। ठीक है, बिल्डिंग स्टोन्स यहाँ पे देखने को मिलती है। ये फेमस कुछ मिनरल्स हैं जो हमको जयपुर में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी की। जिस तरीके से सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है, ना डायमंड सिटी किसको, सूरत को, उस तरीके से जयपुर को कहा जाता है जेम सिटी ऑफ इंडिया। जेम सिटी ऑफ द इंडिया किसको कहते हैं हम, जयपुर को कहते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जयपुर भारत की जेम एंड कटिंग पॉलिशिंग का हब कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के पन्ना, माणिक, मोती, ये इस तरह की पॉलिशिंग होती है, कटिंग होती है, उनको शेप दी जाती है यहाँ पे। इस तरीके से इसको हम कहते हैं जेम कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे रंगीन रत्न कलर्ड जेम स्टोन्स की कटिंग होती है और इसको लीडिंग सेंटर कहा जाता है। देखो, जेम कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इतना उसका फेमस वर्क होता है, तो निर्यात आयात भी यहाँ पे बहुत काफी होता है जयपुर में, इसलिए भी इसका जीडीपी पे, इसकी इकोनॉमी पे इस चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। जनसंख्या, डेमोग्राफी की बात करें यानी सेंसस, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो कुल जनसंख्या लगभग 30 लाख के आसपास है। और अब तो जयपुर ग्रामीण अलग हो चुका है जयपुर शहर से, तो जनसंख्या डिवाइड हो चुकी है। तो अब कितनी जनसंख्या रह गई होगी जयपुर अर्बन में, जयपुर अर्बन में अब इस टाइम पे कितनी जनसंख्या होगी, क्योंकि मेन जो सिटीज के एरिया हैं बस वही इसका पार्ट है। मोस्टली जो जयपुर है, ऑलमोस्ट आप 70% जयपुर मान लीजिए वो रूरल, 70-75% रूरल उसमें जा चुका है। राजस्थान भारत में स्थान यानी कि 10वां सबसे बड़ा शहर है ये।
भारत का लार्जेस्ट सिटी है, और जनसंख्या का घनत्व लगभग 6.5 यानी 6,285, यानी कि इतना व्यक्ति जो रहता है प्रति किलोमीटर वर्ग में रहता है, यानी कि बहुत हाईली डेंस और हाईली अर्बनाइज्ड है जयपुर। जब हम सेंसस पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, लिटरेसी रेट में, अर्बनाइजेशन में जयपुर का नाम बहुत आगे आता है। जयपुर हाईली अर्बनाइज्ड है, आप एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नगरीकरण की, यानी कि अर्बनाइजेशन में जयपुर प्रथम नंबर पे आता है। इसके साथ साथ लिंगानुपात, यानी कि 900 महिलाएं हैं लगभग 1000 में, जो कि वैसे देखा जाए राजस्थान के औसत से तो काफी ज्यादा है, बट देश के औसत में तो काफी कम है। साक्षरता दर लगभग 83% है, जो राज्य औसत से काफी अधिक है, मतलब पढ़ाई लिखाई में जयपुर काफी आगे है। अनुसूचित जाति यानी एसटी लगभग 12% है, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी लगभग 3% है। कौन कौन सी फेमस ट्राइब्स है यहाँ पे? एक तो मीना ट्राइब हो गई, बहुत फेमस, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना, मीना ट्राइब को हरा के वो लोग जीते थे। मीना ट्राइब के साथ साथ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है भील ट्राइब, यहाँ पे देखने को मिलती है हमको। तो वही फेमस कुछ ट्राइब जनजाति यहाँ पे है। दोबारा लिख देती हूँ, थोड़ा साफ राइटिंग नहीं आई है। मीना हो गए और भील हो गए, ये कुछ फेमस जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब हैं। प्रमुख धर्म यहाँ पे हिंदू है एवं मुस्लिम्स हैं लगभग 18%। प्रमुख भाषा में हिंदी बोली जाती है, और एक भाषा है स्थानीय बोली जिसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, वही ढूंढ नदी, ढूंढ प्रदेश, वही उसी के नाम से चीजें आगे बढ़ती रहती है, उसी के नाम से ये फेमस है। जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और नगरीकरण तीनों में राजस्थान का प्रथम स्थान है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी और अर्बनाइजेशन तीनों में जयपुर क्या है? फर्स्ट है, ठीक है, प्रथम स्थान पे है। किस किस में? नगरीकरण में, जनसंख्या घनत्व में और जनसंख्या में। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमी की, ये लगभग 1,22,140 करोड़ की इकोनॉमी है, ठीक है। इतने मेजर हब्स हैं यहाँ पे, एचबी है, हीरो का मोटो कॉर्प है, रॉबर्ट बॉश है यहाँ पे। मुख्य क्षेत्र में पर्यटन में और रत्न आभूषण के यहाँ की वजह से लोग आते हैं, क्योंकि कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है जेम्स की, तो उसके लिए भी यहाँ पे लोग टूरिज्म करते हैं। सिर्फ घूमने फिरने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, उसके लिए भी लोग यहाँ पे टूरिज्म करते हैं। और हमको यहाँ देखना, रसायन उद्योग में इमामी है, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में एकीकृत आईटी सॉफ्टवेयर बिजनेस है, ठीक है। ये कुछ फेमस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, इसका इतना दिक्कत नहीं है, बट मेजरली यही सारे मिनरल्स और उनका। अब जयपुर स्टॉक एक्सचेंज 1989 में स्थापित हुआ था, फिर ये बंद भी हो गया था। हस्तकला निर्यात, हाथ से बुने कालीन यानी हैंड निटेड रग्स भी भारत में फेमस है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट, नो जीआई टैग्ड है ये तो, अरे जीआई टैग भी बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट, सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट किस पे होता है? किस पे होता है सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट, बताइए। क्लोथ्स पे, कपड़ों पे होता है। इसके साथ साथ ब्लू पोट्री, बगड़ू, ब्लॉक प्रिंट, ये कुछ फेमस जीआई टैग है। अब मैंने आपको 3 जीआई टैग बता दिए हैं। क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि टोटल कुल मिला के कुल कितने जीआई टैग हैं जयपुर में? और अगर मैंने 3 आपको बता दिए हैं तो चौथा क्या है? बहुत फेमस है राजस्थान की। जब कल्चर की बात करते हैं तो इस तरीके से किले हमारे दिमाग में आते हैं, जिस तरीके से कल्चर खाना हमारे दिमाग में आता है, तो ये लास्ट जीआई टैग है ना, ये भी एक तरीके से राजस्थान का मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसको, जो लोगों के माइंड में सबसे पहले आता है। यस, कठपुतली, ये 4 चीजें हैं जो जीआई टैग्ड हैं। जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? अब आप बताइए, फॉर हाउ मेनी ईयर जीआई टैग इज गिवन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जीडीपी हमने देख लिया, जीआई टैग हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे टूरिज्म की। ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है, जैसे आमेर का किला हो गया,
जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहते हैं, वो हिल फोर्ट ऑफ इंडिया है। जंतर मंतर हो गया सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 19 खगोलीय यंत्र इसमें मिलते हैं। हवा महल है, जो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए हवा महल, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। कितनी विंडोज हैं, कितनी मंजिला है, ये सब आपको देखना। तो लगभग 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं। जयगढ़ का किला है, आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। नाहरगढ़ का किला सवाई जयसिंह द्वितीय का निवास स्थान था। जल महल मानसागर झील के मध्य स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे कि जल महल जो है वो कौन सी झील के बीच में स्थित है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय वर्तमान में राजपाल का निवास स्थान है। इसके बाद में राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। और सिटी पैलेस वो राज परिवार का फिलहाल निवास स्थान है। दोनों ही बहुत सुंदर है, सिटी पैलेस एंड अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। बिरला मंदिर, गलताजी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, ये भी बहुत प्रसिद्ध घूमने की जगह है, आप जा सकते हैं। सांभर झील लगभग 60 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे है और एक रामसर साइट है। कल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे त्योहार में हाथी महोत्सव हो गया, तीज महोत्सव हो गया, गंगौर हो गया, ये बहुत फेमस और रेलेवेंट फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तीज पे तो यहाँ पे मेला भी लगता है ना, शीतला माता का मेला लगता है, यहाँ पे शीतला माता का मेला लगता है। फेयर्स एंड फेस्टिवल बहुत फेमस कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कल्चर और उसके हिसाब से। नृत्य में यहाँ पे हमको जयपुर घराना में कथक देखने को मिलता है। कथक के 3 प्रमुख घरानों में से एक जो है वो कथक का जयपुर घराना है, जिसकी स्थापना भानु जी ने की थी। और जयपुर घराना के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि पखवाज आपको देखने को मिलता है, और उनकी जो रिधिम होती है वो वीर रस यानी के देश प्रेम के ऊपर होती है, और तेज पसंद संचालन होता है। ये जयपुर घराना के कुछ फीचर्स हैं। ये कुछ लोग हैं जो जयपुर घराना को फेमस किए या उनके इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं, जैसे पंडित दुर्गालाल हो गए, पंडित राजेंद्र गंगानी, पंडित कुंदन लाल गंगानी, पंडित नारायण प्रसाद और रोशन कुमारी। लास्ट में हस्तकला में हम देख चुके हैं ब्लू पॉटरी, मीनाकारी, बंधेज की साड़ी, सांगानेरी, ब्लॉक प्रिंट, ये सब बहुत फेमस है, क्योंकि जयपुर अपने कपड़ों, अपने जेम्स और अपने वर्क के लिए, अपने हैंडवर्क के लिए बहुत फेमस है। वास्तुकला में 9 आयताकार खंडों के विभाजित नगर को किया गया है। 3 इसके प्रवेश द्वार हैं। ये क्योंकि मैंने आपको बताया था एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंडेंट इसको सिटी को बनाया गया था, काफी प्लांट सिटी है तो उसके हिसाब से इसमें थे। ठीक है, भोजन में दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, ये सब बहुत फेमस है। ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर है, मोटी डुंगरी गणेश जी का मंदिर है, गलता जी का मंदिर है, शीतला माता का यहाँ पे मेला लगता है जिसको हम बसौड़ा भी कहते हैं। गलता जी का यहाँ पे मेला लगता है जो किस पे लगता है, मकर संक्रांति पे लगता है। ये 2 फेमस मेले हैं। ये गलता जी का मेला कब लगता है, मकर संक्रांति पे लगता है, और शीतला माता के मेले को हम बसौड़ा भी कहते हैं। अब ये जयपुर ग्रामीण का आपके सामने एक मैप है, ये है हमारा जयपुर अर्बन, ठीक है, और ये है लगभग जयपुर ग्रामीण। आप इसका एरिया देखिए ना, एरिया वाइज कितना बड़ा है। ठीक है, इसमें मेनली कहाँ से, दौसा से, शाहपुरा से, रींगस, फुलेरा, ठीक है, चक्सू और लालसोट, इन सबको टच करते हुए इसकी बाउंड्रीज बनाई गई हैं। जयपुर मेनली जो एरिया है वो उसमें क्या आता है, उसमें हेडक्वार्टर्स हैं, सिटी पैलेस है, ये सिर्फ जयपुर अर्बन का पार्ट है। अभी जयपुर जो ग्रामीण है उसका एरिया कितना है, 2328 स्क्वायर किलोमीटर, और अर्बन का एरिया सिर्फ 484 है। ठीक है, तो पहले इसका एरिया इन टोटल कितना था और कब फॉर्म में आया, ग्रामीण आया 2023 और तारीख थी 7 अगस्त। कौन सी कमेटी थी जिसने जयपुर को जयपुर ग्रामीण और जयपुर अर्बन में डिवाइड करने की बात की, वो थी राम लुभाया समिति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इस पे आपके लिए। या पुराने जयपुर जिले से, जयपुर शहर से दूदू और कोटपुतली को अगर हम अलग कर दें तो हमको जयपुर ग्रामीण मिल जाता है। या एक लैंडलॉक है, मतलब कुछ ऑलमोस्ट जयपुर जो अर्बन है उसको पूरे एरिया साइड से घेरा हुआ है तो लैंडलॉक्ड हो गया। 8 अन्य जिलों को भी छूती है। 2011 की जनगणना के अधिकार पे नवगठित क्षेत्र में अनुमानित आबादी लगभग 30 से 32 लाख होने वाली है। इसके अंतर्गत चौमू, बस्ती, चाकसू, जमवारा, आमगढ़, सांभर, फुलेरा और आंधी जैसे, माधोपुरा जैसे कौन प्रमुख तहसीलें इसके अंदर आती हैं। सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी सांभर का जो मैक्सिमम हिस्सा है, जो मैक्सिमम लेंथ का हिस्सा है, वो भी रूरल के अंदर आता है, जयपुर रूरल के अंदर आता है। बाणगंगा और ढूंढू इस जिले के प्रमुख नदियां हैं और बाणगंगा और ढूंढू अब जयपुर किसमें, रूरल का पार्ट है मैक्सिमम।
ठीक है, कला व संस्कृति के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध तो है ही। तो जितना भी मेजर कला, संस्कृति और इन सब का पार्ट था, जितनी मेजर रिवर्स का पार्ट था, वो सब अब जयपुर ग्रामीण के अंदर आ गया है। बट मैंने आपको एक होलिस्टिक तरीके से सब कुछ पढ़ाया। जब नदियां पढ़ी हैं हमने, तो हमने उसमें बाणगंगा पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने द्रव्यवती पढ़ी, क्योंकि बाणगंगा अब रूरल के अंदर चल जा चुकी है। बट फिर भी आप इसको होलिस्टिक तरीके से पढ़िए। अगर पेपर में स्पेसिफिकली ग्रामीण या फिर शहर के अलग अलग सवाल आते हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं, और जयपुर पे एक इंटीग्रेटेड सवाल आता है तो भी आप उसको कर सकते हैं। अब ये आपके सामने 2 प्रश्न हैं, पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। आरएएस 2025 और आरएएस 2018 में पूछा गया सवाल है। तो आपका पहला सवाल, आप इन दोनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके साथ साथ हमने इस क्लास में जितनी भी चीजें कवर की, उन सब का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान की प्रथम राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? हमने अभी इसी सेशन में स्टार्टिंग में पढ़ा था। आप मुझे बताइए इसका जवाब। ए महाराज उमेद सिंह जोधपुर, 2 महाराजा करणी सिंह बीकानेर, 3 महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर, चौथा महाराणा भगवत सिंह उदयपुर, या 5 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। प्रश्न 2, 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में निम्न में से किस को शामिल किया गया है? तो काफी इजी क्वेश्चंस हैं दोनों ही। बस इजी वही हो जाता है, अगर आप पढ़ लेते हैं, आपको पता चल जाता है क्या फैक्ट है क्या नहीं है, आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 1, 2 रणथंभौर किला, तीसरा कुंभलगढ़, या चौथा जंतर मंतर में से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूडेड है? और कब किया गया था? 2010 में। बिल्कुल इसी पिछली ही स्लाइड पे ऑलमोस्ट हमने इस चीज को देखा था। ठीक है, चलिए अब आप इन दोनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। हम इसको पूरे तरीके से इतिहास, इकोनॉमी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट सीरीज हम किस डिस्ट्रिक्ट पे लेके आए राजस्थान की? इसी के साथ साथ दृष्टि आरएएस चैनल से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और तैयारी करिए विजय की। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।